अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उस्मान सियालवी। इल्मी सिटी आपके लिए लेकर आता है मालूमात से भरपूर वीडियोस और इंटरव्यूज जिनमें हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं और अपने नाजरीन को भी मौका देते हैं कि वो हमारे शो का हिस्सा बने। नाजरीन, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, ये मकौला बहुत मशहूर है और इसकी अहमियत से भी कोई इनकार नहीं। मगर ये तंदुरुस्ती सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं बल्कि जहनी सेहत से भी इसका ताल्लुक है। जो शख्स जहनी दबाव या नफ्सियाती दबाव का शिकार होता है उसके लिए कामयाबी का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हमारा जो मौजू है वो भी इसी से रिलेटेड है कि जहनी सेहत के जरिए से हम किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसी हवाले से हमने ज्वाइन किया है लाइफ कोच और ट्रेनर जनाब उमर फारूक सलीमी साहब ने। उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उस्मान, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमारी ऑडियंस भी बिल्कुल ठीक ठाक होगी। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह। उमर साहब का तारुफ तो मैंने आपको छोटा सा तारुफ तो रखा है, लेकिन मैं ये भी बात यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि उमर साहब अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी से सर्टिफाइड शुदा ट्रेनर हैं। और मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी भी जहनी दबाव या नफ्सियाती तनाव का शिकार हैं तो आप ज़रूर अपने सवालात के ज़रिए हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ज़रूर आपके सवालों को एंटरटेन करेंगे और उनका जवाब देंगे। तो मेरी गुजारिश है कि आप एंड तक ये लाइव सेशन जो है हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने सवालात लेकर आइए हमारे सामने। मैं एक दफ़ा टॉपिक दोहराता चलूँ कि जहनी सेहत से किस तरह हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने सवालात की तरफ बढ़ता हूँ। उमर साहब, सबसे पहले ये बताइए ज़रा आसान अल्फाज में हमारी ऑडियंस के लिए कि जहनी सेहत क्या है और इसकी क्या अहमियत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस्मान जो आपने किया है, और वेरी मच पर्टिनेंट टू आवर वर्ल्ड नोअडेज। अगर हम इसे बहुत प्रिसाइसली देखें, हमें ये देखना पड़ेगा कि जहनी सेहत का ताल्लुक इंसानी चॉइसेस से बहुत ज्यादा है। और ये इंसानी चॉइस इंसान के साथ बहुत गहरा एसोसिएशन है इसका। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जो इंसान को इख्तियारात दिए हैं, जिसमें इंसान को बहुत ज्यादा इम्तियाजी हैसियत हासिल है, उनमें से ये ऑटोनॉमी ऑफ चॉइसेस इज वन ऑफ देम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इसको सूरह इंसान में आयत नंबर 3 में बड़ा प्यारे अंदाज में बयान करते हैं, इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि हमने इंसान को हदायत दी और अब उस पर है कि वो हमें हमारा शुक्रगुजार बनता है या नाशुक्रा बन जाता है। अब ये जो देखें कि कितनी चॉइस है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दी है। और इसी की फर्दर जो डिस्क्रिप्शन हमें ला इकराहा फिद्दीन, के दीन में कोई जबर नहीं है, उसमें भी नजर आती है। अब अगर हम देखें कि हमारी जो जहनी सेहत है, और इस चीज को अगर हम देखें कि सिलेक्शन ऑफ चॉइस जो हमारा एक इम्तियाजी इख्तियार है जो अल्लाह ने हमें दिया है, क्या हमारी न्यूरो साइंस ब्रेन की जो वर्किंग कैपेसिटी है, हमें उसके साथ वो हेल्प करती है, और हमारा जो जेनेटिक एज वेल एज बायोलॉजिकल मेकअप ऑफ ब्रेन है, वो कितना उसके साथ इंटैक्ट है। सही। That is purely like the prefrontal, which is the thinking brain. तो थिंकिंग ब्रेन क्या हमारा इस काबिल है कि हम राइट इंफॉर्मेशन पर, रियलिटी पर, राइट एस्पेक्ट पर हम उसका राइट एनालिसिस कर सकें, और वहां से राइट इंफॉर्मेशन को कंक्रीटली एक्सट्रैक्ट कर सकें, और उनकी बेसिस पर हम डिसीजन ले सकें? या दूसरी सूरत में, क्या हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है वो प्रीजुडिसेस, बायसनेस का शिकार है, और उस पर जज्बात के बादल तारी हुए हुए हैं, और हम प्रॉपरली उस चीज को इसेबल नहीं है कि अपनी थिंकिंग को, राइट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर कर प्रॉपर डिसीजन ले सकें जो हमें राइट चॉइसेस की जानिब लेकर जा सकें। सेकंड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारी ब्रेन की बायोलॉजिकल मेकअप में, वो इमोशंस का है। सही। इमोशंस को अगर हम देखें तो इमोशंस का ताल्लुक हमारे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स से है, फॉर द ह्यूमन टू मूव। और मूवमेंट जो है ये एक यूनिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कि हर हर अशिया हमें एक मूवमेंट में नजर आती है। तो अगर इमोशंस और थॉट्स आपस में हार्मोनी में हैं, आवर ब्रेन विल वर्क रियली वेल। और इमोशंस और थॉट्स आपस में एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो वी आर इन अ एम्पावरिंग स्टेट। इफ इमोशंस एंड थॉट्स आर इन अ डिसएम्पावरिंग और अनबैलेंस्ड स्टेट, that will move us in a
disempowering state and ultimately in a disempowering behaviors. Well, अब हम थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जानिब आते हैं, जो कि हमारी चॉइसेस से जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड हमारा तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से मिलकर बनता है, और उन तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी परसेप्शन है, हमारा जो एक ओवरऑल व्यू ऑफ वर्ल्ड है, वो हमारा किस एस्पेक्ट पर है? हम नॉर्मली पर सेकंड में जो अपनी 5 सेंसेस हैं, वहां से तकरीबन 200 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम वहां से क्या करते हैं, एंड आफ्टर दैट उसमें से 134 जो बिट्स होती हैं वो सिर्फ हमारी कमांड्स को कॉन्शियस ब्रेन को भेज सकते हैं, और उनकी बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। अब आ तो 200 मिलियन रही हैं, लेकिन उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कितनी कर रहे हैं? 134 मिलियन। अब ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर लगाने की टेंडेंसी और कैपेसिटी, इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने इंसान को दिया। अब आप लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं कि यार उस्मान जो हैं वो लेट्स सपोज अगर किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में बड़ी पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं, तो उस्मान ने क्या किया कि अपना फिल्टर जो है वो 200 बिलियन में से उस लीडर के बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर लगा दिया। अब क्या होगा कि वो उस 200 मिलियन से जो आपको इंफॉर्मेशन आएगी वो उसी लीडर के बारे में वो इंफॉर्मेशन आएंगी जो कि आप लाइक करते हैं, जो उस लीडर की पॉजिटिव और स्ट्रेंथ्स हैं। बाकी वो आपका सारा ब्रेन उसको ओमिट कर देगा। सो क्या हम जो ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्या हमारा व्यू ऑफ वर्ल्ड इज अ राइट एट अ राइट मोमेंट? क्या परसेप्शन इज एट अ राइट वेयर एंड वी आर एक्सट्रैक्टिंग एट अ राइट थिंग? वेयर इज आवर फिल्टर? Either is at a positive side or at a negative side. If it is at a positive side, then what will happen? We will move forward, we will get excitement, we will get energy, we will be having a more optimism. But if it is at a negative side, we will be just perceiving the threats, we will be pushing ourselves back, and will be even a self-protecting mode. And the next one is our values. That is also the very important part of the attitude. What is important to us? Are we following it, or are we following the values of someone else? If we are following the values of someone else, we will not be in a proper position to move ourselves, to excite ourselves. What will happen? We get the negative energy, conflicts, and ultimately that will hinder us back and will lag down our potential. सॉरी, मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ, मैं अपना सवाल भी ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अभी आपने बात की इमोशंस की और नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स की, तो मुझे ये बता दीजिए कि नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो किस तरह इंसान की ज़हनी सेहत पर असरअंदाज होते हैं? हाँ जी, जी उस्मान, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि हमारे ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि इन्वेंट हुआ वो तकरीबन अर्ली 2000 में, दैट इज कॉन्सेप्ट इज अ न्यूरोप्लास्टिसिटी। उससे पहले तक ये सोचा जाता था कि ब्रेन एक फिक्स चीज है, इसे बदला नहीं जा सकता। उसके बाद फिर फर्दर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने जो है वो लॉन्च किया, ग्रोथ माइंडसेट के नाम से भी, वो भी न्यूरोप्लास्टिसिटी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई पर्टिकुलर न्यूरो सर्किट्स वो अगर कंटिन्यूसली बेसिस पर प्रॉपर यूटिलाइज होता रहता है, तो वहां पर न्यूरोनल सर्किट्स में न्यूरॉन्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और जो यूज नहीं होता वहां पर न्यूरॉन्स की टेंडेंसीज कम होती जाती हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है, अगर इसे हम देखें कि एक इंसान अगर कंटिन्यूस बेसिस पर फियरफुल है अपने किसी भी वजह से, और वो हर वक्त फियर की स्टेट में रहता है और हर वक्त अपने वो परसेप्शन को थ्रेट्स की जानिब लगाकर उसने रखा हुआ है, तो क्या होगा? वो इंसान हर वक्त जो है वो अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्टिंग मोड में रखेगा। वो कभी अपने ऊपर फिजिकल थ्रेट्स को तारी रखेगा, कभी अपने ऊपर साइकोलॉजिकल थ्रेट्स को तारी रखेगा, और उसका नतीजा क्या निकलेगा? वो जब बिहेवियर्स जो डेमोस्ट्रेट करेगा, उन बिहेवियर्स में होगा ये कि वो किसी भी मीटिंग में है तो अपनी ओपिनियन का इजहार नहीं करेगा। उसे लगेगा अगर मैं इजहार करूंगा तो मेरे ऊपर जो है वो शायद क्रिटिसिज्म आए और मुझे ये मसाइल आए। तो वो एक वर्ल्ड की जो व्यू है वो सिर्फ थ्रेट्स को देखेगा, अपॉर्चुनिटीज को नहीं देखेगा। और इसी तरह अगर हमारा लेट्स सपोज कोई इंसान कंटिन्यूसली सैडनेस का शिकार है, उससे क्या होगा? वो लॉन्ग रन में अगर सैडनेस परसू रहेगी
तो उससे वो डिप्रेशन का शिकार होगा। और डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग है, और उस डिप्रेशन की वजह से उसके जो बिहेवियर्स हैं वो क्या बनेंगे? उसके बिहेवियर्स बनेंगे, वो सेल्फ आइसोलेशन का शिकार होगा, सोशलाइजेशन को छोड़ देगा, सेल्फ पिटी, हेल्पलेसनेस का शिकार हो जाएगा, और लो मेटाबॉलिक स्टेट पर चला जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका फियर, डिप्रेशन लॉन्ग स्टैंडिंग चलती रहेंगी, और फियर्स अगर खास तौर पर, तो वो आपको जनरलाइज्ड एंजाइटी, सोशल फोबियाज, और इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, और इसके अलावा जो है पैनिक डिसऑर्डर्स की जानिब लेकर जाएगा। तो ये सारे इंपैक्ट्स हैं जो कि ह्यूमंस की कैपेसिटी को क्या करते जाएंगे? हिंडर डाउन करते जाएंगे। और इमोशंस अगर आपके सही नहीं है और वो अलाइंड नहीं है आपके थॉट्स के साथ, तो अल्टीमेटली वी विल नॉट बी इन अ प्रॉपर पोजीशन टू मूव इनटू अ राइट चॉइसेस इन आवर लाइफ। सही। तो मैं एक दफ़ा गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले अपना टॉपिक जो है वो दोहरा देता हूँ हमारी ऑडियंस जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए, कि हम बात कर रहे हैं ज़हनी सेहत के ऊपर, कि ज़हनी सेहत से हम किस तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस देख रहा हूँ और आपके क्वेश्चंस को ज़रूर एंटरटेन किया जाएगा एंड पर, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड पर, एंड तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन उमर साहब मेरा ये है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो किस तरह हमें सक्सेस और फेलियर की तरफ लेके जाते हैं? ये जो उमर साहब आप मुझे हमारे सुन जो सकते हैं? इमोशंस का ताल्लुक है, जैसे मैंने आपको कहा, जी जी जी, जी। इमोशंस का जो उस्मान ताल्लुक है वो हमारी सक्सेस और फेलियर के साथ बहुत गहरा है। जैसे मैंने सही। आपको बताया कि अगर हम प्रॉपर इमोशनल और प्रॉपर एम्पावरिंग स्टेट में नहीं है तो हमारे बिहेवियर्स भी उससे मैच करेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर बहुत अच्छी एम्पावरिंग स्टेट में है, मिसाल के तौर पे मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, उस एक्साइटमेंट के नतीजे में इमोशंस में, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये पावर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने रखी है कि वो हमें एक्शंस की जानिब लेकर जाते हैं। तो उस एक्साइटमेंट के नतीजे में मैं क्या करूंगा? मैं आउटवर्ड जाऊंगा, मैं चीयरफुल फील करूंगा, मैं अपने फेस के ऊपर ऐसे एक्सप्रेशन लाऊंगा जो कि अगले के लिए आई कैचिंग होंगे। जब वो एक्सप्रेशंस दूसरा कोई कैच करेगा तो वो भी मेरे से बहुत अच्छे वे में सोशलाइज होगा, और उससे सोशलाइजेशन से मेरे अच्छे ताल्लुकात बनेंगे। और इसके अलावा जब मेरी सही। एक थिंकिंग के ऊपर मेरे इमोशंस का कोई गहरा बादल नहीं है, बल्कि इमोशंस मेरी थिंकिंग को हेल्प कर रहे हैं, तो मैं अपॉर्चुनिटीज देखूंगा, मैं ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ जाऊंगा, मुझे होप्स नजर आएंगी, और उस होप्स में मैं अपॉर्चुनिटीज को परसू करूंगा रादर देन कि मैं थ्रेट्स को परसू करूंगा। और उसके बाद मैं जो अपना एक एक्शन प्लान डिजाइन करूंगा, स्ट्रेटजीज डिजाइन करूंगा, वो मुझे डेफिनेटली जो है वो अच्छी चॉइसेस की जानिब लेकर जाएंगी, और मेरी सक्सेस का सफर जो है वो आसान होगा, और मेरी जो एनर्जी है वो बहुत हायर लेवल पर होगी, क्योंकि मुझे उसमें मीनिंग्स, मुझे उसमें अपने पर्पसेस नजर आ रहे होंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं देखूं, अगर मैं इमोशंस की वजह से कोई इसका ऑपोजिट साइड पर हूं और नेगेटिव इमोशंस ने मुझे डोमिनेट किया हुआ है, तो उससे क्या होगा कि मेरा जो इमोशंस की जो मेमोरी है वो मेरे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या थिंकिंग ब्रेन को नहीं पहुंच रही, और थिंकिंग ब्रेन इस काबिल नहीं हो रहा कि वो प्रॉपर उस मेमोरी को यूटिलाइज करके डिसीजन ले सके। आपकी जो इमोशनल मेमोरीज होती है, दीज आर सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, और ये आपके चाइल्डहुड से चलती रहती है, और इस ये आपस में कनेक्टेड होती है। और इस कनेक्टेडनेस से होता क्या है कि ये कनेक्टेडनेस, फॉर एग्जांपल मेरे साथ अगर कोई एक चाइल्डहुड में कोई इवेंट पेश आया है, और अब लेट्स सपोज मैं कोई डिसीजन लेना चाहता हूं, तो मेरी वो वाली मेमोरी और ये वाली मेमोरी का आपस में, मेरा एमिगडाला जो है जो कि इमोशनल ब्रेन का सेंटर है, ये आपस में कनेक्शन जोड़ेगा, और मेरे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मैसेज भेजेगा जो कि मेरे थिंकिंग ब्रेन का हिस्सा है, कि ये वाला तुम्हारे साथ एक वाकया पेश आ चुका है, अब तुम ऐसा करो कि जो भी डिसीजन लेने जा रहे हो इस तरह का काम दोबारा ना करना। अब वो मेरा अमिगडाला जो है, थिंकिंग ब्रेन, उस तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को वहां से ओमिट कर देगा, और राइट इंफॉर्मेशन को अपने लिए काबिल बनाकर और उसकी बेस पे डिसीजन लेगा। लेकिन अगर मेरे माइंड के ऊपर नेगेटिव इमोशंस तारी हुए हैं, तो मेरा माइंड इस काबिल नहीं होगा कि वो राइट डिसीजन ले सके, और अल्टीमेटली मैं फिर रॉन्ग चॉइसेस की जानिब जाऊंगा। मैं और जो मैंने आपको आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत की सूरह इंसान की आपके सामने रखी, उसके फिर मैं क्या नेगेटिव, जो मैं दूसरी जानिब है पॉजिटिव पहलू से नेगेटिव पहलू वाली चॉइसेस की जानिब जा सकता हूँ। सही। तो उमर साहब, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका पैशन भी होता है, जिनका शौक भी होता है,
लेकिन वो खुद एतमादी कम होने की वजह से, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आगे नहीं जा पाते। तो जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लें आप या खुद एतमादी कह लें, इसको कैसे इंसान बढ़ा सकता है? जरा आसान अल्फाज में हमारी ऑडियंस ताकि समझ सके। उस्मान, आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है और आजकल की जो कम्युनिटी, ये मेरे बड़े इंटरेस्ट का टॉपिक है। मैंने इस पे अपनी एक राइटिंग भी लिखी थी कुछ दिन पहले, जो कि मेरा पर्पस यही था कि इससे सेल्फ एक्सटीम मेरी कम्युनिटी के लोगों की बढ़े। सेल्फ एक्सटीम बेसिकली है क्या, हमें इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सेल्फ एक्सटीम ऐसा साइकोलॉजिकल टॉपिक है जिस पे बहुत कम काम हुआ है, बहुत कम किताबें इस मौजू पे लिखी गई हैं। सेल्फ एक्सटीम बेसिकली इज नॉन एज योर ओन पर्सनल इमेज ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन का अपने बारे में क्या व्यू है, ये वाला जो व्यू है ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि ये आप अपने बारे में अपनी एक राय रखते हैं, इंसान का अपनी नजर में अपना तसव्वुर, तशख्खुस। दिस इज अ सेल्फ एक्सटीम। और इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि सेल्फ एफिकेसी, कि क्या मैं इस काबिल हूं, क्या मैं इतना कॉम्पिटेंट हूं कि मेरे सामने जो आने वाले मसाइल हैं और जो चैलेंजेस है लाइफ के, मैं उनको कोप कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अगर तो मैं इस काबिल हूं तो अल्टीमेटली आई विल बी हैविंग अ वेरी पॉजिटिव सेल्फ एक्सटीम, अदरवाइज आई विल बी हैविंग अ वेरी लोअर डाउन सेल्फ एक्सटीम। अब आपका जो क्वेश्चन है उस जानी बातें हैं कि इंसान पैशन भी होता है बट वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी का शिकार हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? उसकी बेसिक रीजन उस्मान ये है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने हर इंसान को मुख्तलिफ पैदा किया। इस जहान में कोई चीज ऐसी नहीं है जो यूजलेस है। हर इंसान के पास यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं और एक इंसान के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि उसे इंसान बनाती हैं। तो मेरे पास जो स्ट्रेंथ्स हैं, क्या मैं उससे वेल अवेयर्ड हूं या नहीं, या मेरे लिए उस्मान की स्ट्रेंथ्स जो हैं वो फोकस बनी हुई हैं, या मैं सारा दिन यही सोचता रहता हूं कि उस्मान के पास जो स्ट्रेंथ्स हैं वो मेरे पास क्यों नहीं है। और मैं हर वक्त जो है वो दूसरों का मुआयना करता रहता हूं कि मेरे साथ वाला बड़ा तरक्की कर रहा है, ये तरक्की कर रहा है, फलां तरक्की कर रहा है, कंपैरिजंस का शिकार हूं। और मैंने कभी अपना जायजा लिया ही नहीं है कि मुझे अल्लाह ने कैसे यूनिक बनाया है और मैं किस अंदाज से ऐसी कैपेबिलिटीज एबिलिटीज रखता हूं जो किसी और के पास नहीं है। तो अगर मेरी वैल्यूज का आपस में अलाइनमेंट उस्मान हो जाए कि मैं क्या चाहता हूं और मैं क्या कर रहा हूं, तो मेरे लिए जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पाना बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सारा दिन जो मेरी सेल्फ टॉक चलती है वो किस पेस पे चलती है, जो एक मेरा इनर मोनोलॉग डायलॉग चल रहा है अपने आप से, वो किस पेस पे चल रहा है? क्या मैं सारा दिन ये सोचता रहता हूं कि मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं वो भी नहीं कर सकता? या मेरा सेल्फ टॉक का कोई डायमेंशन इस जानिब भी है कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं? और इसके अलावा सारा दिन क्या मैं अपने आप को ये कोसता रहता हूं कि तुम एक फेलियर हो, तुमने ये भी नहीं किया, तुमने ये भी नहीं किया, तुमने वो भी नहीं किया? या इसके जानिब मैं ये सोचूं कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैं अपने लिए कोई अवार्ड्स भी सिलेक्ट करूं और मैं अपनी पॉजिटिविटी के लिए अपने आप को कोई ग्रेटिट्यूड्स भी पेश करूं, अपने आप को भी थपकी दूं कि यार यू डिड अ गुड जॉब उमर, यू रियली अ वंडरफुल पर्सन, सो यू आर मूविंग मूविंग फॉरवर्ड। और इसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मेरी वैल्यू को परसू करना है, ना कि किसी दूसरे की वैल्यू को परसू करना। अगर उस्मान मैं किसी रॉन्ग रेस का घोड़ा बनूंगा तो मैं लोअर सेल्फ एक्सटीम का शिकार लाजमी होऊंगा। अगर मैं वो रेस को चूज करूंगा जो कि मैं पर्सनली अपने लिए चाहता हूं तो मेरी सेल्फ एक्सटीम लाजमी बढ़ेगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइंड बॉडी कनेक्शंस, माइंड बॉडी कनेक्शन सेल्फ एक्सटीम के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी को यह समझ नहीं आती कि मेरे साथ एक वाकया ही एक चीज पेश आई है या मेरे साथ मैं कोई इमेजिनेट कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे मैं अगर इमेजिनेट करूं कि यार मैं तो तरक्की कर गया हूं, और मेरे ब्रेन को यह समझ नहीं आएगी कि ये वाकई में तरक्की कर गया या नहीं कर गया। और इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा ब्रेन उस इमेजिनेशन की सूरत में भी सेम न्यूरोट्रांसमीटर्स को, केमिकल्स को रिलीज करेगा जो कि वो रियलिटी की बेस में करता है। तो इस विजुअलाइजेशन को, इस इमेजिनेशन की पावर को हमें यूज करना चाहिए। मुझे ऐसा इमेजिनेशन करनी चाहिए, ऐसी विजुअलाइजेशन करनी चाहिए जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ऐसे मुझे लगे कि मैं इस गेज के साथ चलूंगा, मैं इस स्टाइल के साथ मूव करूंगा, मैं इस सस्पेक्ट से जो है वो मूव करूंगा और उसकी मैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करूं।
उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली मैं हायर सेल्फ एक्सटीम का की जानी मूव करूंगा। और आई कांटेक्ट और ये सारी बॉडी लैंग्वेज इसकी मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा ठीक। उस्मान, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मेरी लैंग्वेज अपने साथ कैसी है। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे वर्ड्स बोलता हूं, आई हैव टू डू दिस, आई मस्ट हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई एम बाउंड टू डू दिस, आई डोंट वांट बट आई हैव टू डू। सो ये क्या है, ये मेरे ऊपर कंपल्शंस हैं, आई डोंट वांट बट आई हैव टू। सो ये वाली जो आपकी लैंग्वेज पैटर्न्स है ना, ये हमारे ब्रेन को एक प्रॉपर सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्टेट में नहीं लेकर जाती। हमें अपनी लैंग्वेज को भी चूज करना होगा। लैंग्वेज का इंसानी ब्रेन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। और मुझे ये ट्राई करूंगा, मैं हैव टू करूंगा, ऐसे वर्ड्स अपनी लैंग्वेज से ओमिट करने होंगे। और मुझे चूज करना होगा कि आई विल डू दैट, आई कैन डू दैट, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू डू दैट, आई हैव द एबिलिटी टू डू दैट, आई एम नॉट लेस देन एनीवन एल्स। और इसके अलावा मैं वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताता चलूं उस्मान, जो सेल्फ एक्सटीम के प्रॉब्लम्स हैं ये ज्यादातर फीमेल्स में आपको नजर आएंगे। जनरलिटी की बात कर रहा हूं, अक्सरियत की बात कर रहा हूं, इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं। और मेल में आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स, मेल्स में आपको ग्रैंडियोसिटी विल कम मोर। ग्रैंडियोसिटी इज अ मोर ओवरली एग्जेजरेटेड सेल्फ इमेज आपको नजर आएगा, जो कि ऑल्सो नेगेटिव थिंग है। फीमेल हर चीज अपने ऊपर डालती है, ये उसकी एक पॉजिटिव चीज है, बट उसका फिल्टर नहीं लगा हुआ। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने ऊपर डालती रहती हैं और जिससे वो लोअर सेल्फ एक्सटीम का शिकार रहती हैं। जबकि मेल जो हैं वो क्या करते हैं, कि वो अपने ऊपर डालते ही नहीं है, वो हालात पे डालते रहते हैं, जो कि ग्रैंडियोसिटी की जानिब उसे लेके जाते हैं। इसलिए मेल्स में ज्यादा ईगोइज्म का इशू ज्यादा है, ग्रैंडियोसिटी की जानिब उनकी कोचिंग ज्यादा करनी पड़ती है हमें। नार्सिसिस्टिज्म के इश्यूज मेल्स में ज्यादा हैं, जबकि सेल्फ एक्सटीम के प्रॉब्लम्स आपको फीमेल में ज्यादा नजर आएंगे। सही, बहुत बेहतरीन पॉइंट आपने कोलैबोरेटिव रिस्पांस था ऑडियंस के लिए। जी, मैं अपने ऑडियंस के लिए एक दफ़ा दोबारा टॉपिक दोहराता चलूं कि हम लोग ज़हनी सेहत के ऊपर बात कर रहे हैं। और अगर आप लोगों में से कोई भी ये समझता है कि वो किसी भी किस्म की ज़हनी तनाव का या ज़हनी सेहत के किसी मसाइल में घिरा हुआ है, तो वो ज़रूर अपने सवालों के साथ हमारे शो का हिस्सा बने। हम लोग आपके सवालों को एंटरटेन करते चलेंगे। अच्छा उमर साहब, इससे पहले एक सवाल आया था हमें साजिद साहब का, वो पूछे थे कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उनको पाकिस्तान के अंदर लोग साइकोलॉजिकल डिजीज़ में, यानी कि दिमागी जो सेहत के जो मसाइल होते हैं उनमें उनको पता होता है कि हम लोग घिरे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, वो उनसे कंसल्ट नहीं करते। तो इसकी क्या वजह है, वो क्यों ऐसे अपने आप के ऊपर जुल्म करते हैं? अच्छा उस्मान, इसकी इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। बट जो ज्यादा कॉमन आप देखें वो सोशल टैबोज हैं। हमारी कम्युनिटी, क्योंकि हम एक सोशलाइज्ड कम्युनिटी का हिस्सा हैं, सोशलाइज्ड कम्युनिटी में जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वो इंटरफेरेंस ऑफ अदर पीपल इज वेरी मच कॉमन। और ये इंटरफेरेंस अक्सर जो है वो लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है और अक्सर एक बंदे को फिर जो है वो इससे अनोइंग स्टेट में वो जाने शुरू हो जाते हैं। अगर तो ये लिमिट में रहे इट कैन ऐड वैल्यू, बट इफ इट क्रॉस थिंग्स देन इट इज नॉट अ गुड थिंग। सो सोशल टैबू जो हैं ये इस एस्पेक्ट पे कि एक बंदा जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास गया है, अगर किसी भी रिलेटिव को या किसी भी और बंदे को पता चल जाए कि जी ये तो उसके साथ क्या है, फौरन जो है वो लेबल्स अटैच हो जाएंगे कि ये बंदा तो शायद पागल हो गया। और पागल ही जो है वो सिर्फ जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एक नॉर्मल बंदा तो नहीं जा सकता। हालांकि वेस्ट में ये ट्रेंड बहुत कॉमन है। और हम इंसान, बिलीव मी, हमारा ब्रेन इतना डेलिकेट और इतना इस एस्पेक्ट से इतना एक कह लें कि इतनी कमाल की मशीनरी है, और अक्सर हमें जब इसकी अवेयरनेस नहीं होती तो वो हमें मिसलीडिंग एस्पेक्ट पे भी ले जाता है। और हमें से हर किसी को जरूरत होती है कि जो भी इस डायमेंशन में है हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें हेल्प लेनी चाहिए। हमें हमें हमारे लिए हमें पता नहीं होता। मैं यकीन करें कि आपके सामने ऐसी ऐसी रिसर्च रखूं, टाइम की हमारे पास कमी है, आप हैरान रह जाएंगे कि मेरे और आपके इख्तियार से भी एक चीज बाहर है, लेकिन वो हमारे आज के भी एक्शंस को डिसाइड कर रहे हैं। मेरा एटीट्यूड मेरे इन्फेंसी में बनना शुरू हो गया था। मेरा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, मेरा जो इमोशनल ब्रेन है, वो इन्फेंसी से बनना शुरू हो गया था। एडोलेसेंट एज में जब मुझे मैच्योरिटी भी नहीं थी, वो पूरा हो गया था। अब इसमें मेरा भी कसूर नहीं है, आपका भी कसूर नहीं है, किसी का भी कसूर नहीं है। मेरे साथ होने वाले वाकयात अगर अनफॉर्चुनेटली चाइल्डहुड में या किसी और भी एस्पेक्ट से ऐसे हो गए हैं,
कोई ऐसा ट्रॉमा गुजर गया जो कि मुझे चाइल्डहुड में या किसी भी एडल्ट एज में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार कर चुका है, तो उसकी वजह से मेरे ऊपर ऐसे इंपैक्ट्स आएंगे, अनकॉन्शियसली आएंगे, कि मुझे पता तक नहीं चलेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं कौन से बिहेवियर्स कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। तो हम में से हर किसी को जरूरत होती है, अक्सर हम जो है वो बेशुमार इस तरह के जो है वो सोशल टैबूज का शिकार हो जाते हैं, और हमें एक दूसरे से हेल्प लेने में जो है वो घबराना नहीं चाहिए। अगेन द प्रॉब्लम इज मोर विद द मेल। मेल के लिए जो एक किसी की हेल्प लेना उसके लिए कमजोरी समझा जाता है। जनरलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, नॉट इन अ लाइक अ मेजॉरिटी केस, in a sorry in a majority case it is common but not in exception. So female likes to have a more sport, they like to have a more connections, they like to discuss with one another. but अगर मेल किसी को बताएगा कि यार मैं जो हूं ना वो देखो जो है ना मेरे साथ ये मसला हो गया, तो सारे लोग उसका फन करेंगे, मजाक करेंगे। तो एक कम्युनिटी के रिस्पॉन्स की वजह से जो है ना लोग फियरफुल हो जाते हैं और इस प्रोसेस को चूज नहीं करते। तो ये एक सोशल टैबू और ये बहुत बड़ा प्रेशर है जो कि हमें हिंडर करता है। और भी बहुत फैक्टर्स हैं जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। सही, मैं उम्मीद करता हूँ कि साजिद साहब को उनके सवाल का बहुत बेहतरीन जवाब मिल गया होगा। अच्छा, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ऑडियंस को भी मैं इंकरेज करूंगा कि अगर आपके जहनों में कोई सवाल है तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा कि हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये किस तरह इफेक्ट होते हैं हमारे नेगेटिव थिंकिंग के साथ? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा जो रिलेशनशिप का ताल्लुक है उस्मान, मैरिटल रिलेशनशिप हो जाएं या फैमिली में कोई भी पेरेंट्स किड्स रिलेशनशिप हो जाएं, टीचर्स स्टूडेंट रिलेशनशिप हो जाएं, ये सारे के सारे रिलेशनशिप का बड़ा गहरा ताल्लुक इंसान के इमोशंस के साथ है। मिसाल के तौर पे अगर आप लेट्स सपोज जो है किसी के साथ भी मैरिटल रिलेशनशिप में लेट्स सपोज कोई भी इंसान अगर हो और आपस में लेट्स सपोज कोई हार्श क्रिटिसिज्म किया जाता है, और उस हार्श क्रिटिसिज्म की बेस पे हमारा क्रिटिसिज्म कैसा होता है, पहले नंबर पे तो ये देख लें कि रिलेशनशिप में क्रिटिसिज्म कैरेक्टर असैसिनेशन होती है कि मुझे तो तुमसे पहले ही ये उम्मीद थी, तुम तो हो ही ये इस काबिल, तुमने तो करना ही ये था, ये तुमने तो आज तक कभी ढंग का काम किया ही नहीं है, मुझे तुमसे 100% यही उम्मीद थी और तुमने मेरी उम्मीदों पे बिल्कुल 100% जो है ना पूरे उतरे और तुमने कभी ढंग का काम किया ही नहीं है। दिस सॉर्ट ऑफ द criticism we most often face in relationships, not in all but majority, particularly in a marital relationship, quite funny in a way. So character assassination जब होती है तो उससे होता क्या है, हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन से हमारे ब्रेन का डिफेंसिव जो एक मैकेनिज्म है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और उस डिफेंसिवनेस की वजह से हमारे नेगेटिव इमोशंस जो हैं हम उसे एक थ्रेट परसीव करते हैं कि किसी ने मेरी ईगो के ऊपर हमला किया है, मेरी जात पे हमला किया है। जब हम उसे एक थ्रेट को फील करते हैं तो मेरा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम सिंथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं और उसको इमोशनल हाईजैकिंग भी कहते हैं। और जब वो एक्टिवेट होता है तो फिर क्या होता है, शाउटिंग एक दूसरे पे शुरू हो जाती है और हम फिर जो है वो फाइटिंग की मोड में आ जाते हैं। और जो मेल का रिस्पॉन्स होता है इसमें वो ये होता है कि मैं स्टोन वेल कर जाऊं, वहां से उस सिचुएशन से ओमिट कर जाऊं कि यार इसने तो करना ही ये था, और उसकी वो फिजियोलॉजी बहुत थोड़ी हायर साइड पे होती है, इसलिए वो वहां से मूव करना आसान चाहता है। जबकि फीमेल यह चाहती है कि मैं इस सिचुएशन को अभी जो है वो रिजॉल्व करूं, और वो कनेक्टेडनेस और उस चीज को रिजॉल्व करना चाहती है, वो सिचुएशन के अंदर आती है और मामला और वर्स हो जाता है। तो ये जो सारी नेगेटिविटी है ये सारी की सारी हमारे रिलेशन को फिर और फाइट की जानिब ट्रिगर करती है और मसाइल की जानिब ट्रिगर करती है। इसके अलावा हमारा एक और इम्पोर्टेंट है, जब ये फाइट्स और ये सारी चीजें कंटिन्यूस बेसिस पे रहती हैं तो एक प्रॉब्लम होती है कि हम उस सारी न्यूरोकेमिस्ट्री की चेंज होने की वजह से हमारी हाइपर विजिलेंस आ जाती है थ्रेट की। हमारा जो एक केमिस्ट्री होती है, न्यूरॉन जो न्यूरोकेमिस्ट्री होती है, दैट इज एसोसिएटेड विद अमिगडाला एज वेल एज विद vagus nerve, and vagus nerve is associated with the adrenal gland as well as the amygdala association with the serious nucleus जो कि कैटेकोलामिन रिलीज करता है। ये सारा प्रोसेस जब ट्रिगर हो जाता है ना तो हम क्या होते हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, छोटी सी चीज भी हमें जो है वो ट्रिगर करती है इमोशनल हाईजैकिंग की जानिब और अग्रेसिव रिस्पॉन्स की जानिब। और हम जब भी लेट्स सपोज घर आते हैं तो हम उस हाइपर विजिलेंट होते हैं कि अब मेरे पार्टनर ने लेट्स सपोज ये कर देनी है बात, और वो अभी हल्का सा मुझे उसका क्लू ही मिलता है ना तो मैं डिफेंसिव हो जाता हूँ
और उधर से मेरा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट होता है और उधर से जो है वो अग्रेसिव रिस्पॉन्स आता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे मसाइल जो हैं वो लॉन्ग रन में हमारे रिलेशनशिप को बहुत बैडली इम्पैक्ट करते हैं। हमें ये देखना होगा कि रिलेशनशिप कोचिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारा जो बायोलॉजिकल मेकअप है, जो परसेप्चुअल मेकअप है, जो मेल फीमेल का डिफरेंस है, और हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का, वैल्यू अलाइनमेंट करने की जरूरत है, हमें उस जानिब लेकर जाना पड़ता है क्लाइंट्स को। सही सही। अच्छा अलीशा से मैं कहूंगा कि आप अपना सवाल रिपीट कर दें। उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवाल को हम आज एंटरटेन कर देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा उसके अलावा भट्टी साहब ने एक बहुत अहम क्वेश्चन उठाया था। वो कह रहे थे कि उनके वालिद साहब की उम्र 72 साल हो गई है और वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है और इसका कोई हल भी है तो आप काइंडली जरा हमारे साथ शेयर कर दें। ओके, अच्छा इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एज जो है वो 72 ईयर्स हो गई है और वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं। तो जो भट्टी साहब को मेरा रिस्पांस ये है कि भट्टी साहब, हमारे यहाँ एक लॉ है, जनरेशनल लॉ। उस जनरेशन लॉ के अंदर एक आउटस्टैंडिंग हिस्ट्री के मुकर्रर हैं इब्न खल्दून। 14th सेंचुरी में उन्होंने जो अपनी हिस्ट्री पे तारीख लिखी थी, उन्होंने ये कहा, और उसके बाद वेरियस वेस्ट के बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स ने, रॉबर्ट ग्रीनी ने लॉज पे बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने भी इब्न खल्दून का रेफरेंस दिया कि हमारे यहाँ तकरीबन 22 साल के बाद एक जनरेशन चेंज हो जाती है। हमारे यहाँ एक सदी में तकरीबन 4 जनरेशन साइमल्टेनियसली चल रही होती है। तो हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो पेरेंट्स का ब्रॉटअप हुआ है, अब 72 ईयर्स एज जो है, अब देखें कि 72 ईयर्स एज में हमारी माइग्रेशन हो रही थी हमारे कंट्री में। हम क्राइसिस का शिकार थे, फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार थे, अनसर्टेनिटीज का शिकार थे। हमें पता नहीं था हमारा फ्यूचर क्या हो गया है, हम जंगों की जानिब जा रहे थे। हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारी उस जनरेशन के साथ। हमारे पेरेंट्स ने उस माहौल के अंदर क्या किया है कि अपना ब्रॉटअप किया है, और जब वो ब्रॉटअप उस माहौल में हुआ है तो उनका जो सारा ब्रेन है वो उस माहौल की वजह से, उस एक्सपीरियंस की वजह से, उस वर्ल्ड व्यू की जानिब से उन्होंने उसको कैच किया। और उसके बाद जो है, जो जनरेशन चेंज होती गई, अब वो लेट्स सपोज 72 एज के हैं, तो हम अब तकरीबन 4th जनरेशन पे हैं। आप और मेरी परवरिश एक बड़े पीसफुल माहौल में हुई, हमने कोई ऐसा जंग नहीं देखी, हमने ऐसा सोशलाइजेशन बड़े अच्छे माहौल में देखी, हमने इकोनॉमिक क्राइसिस उस तरह नहीं देखे, हमने सिर्फ पेरेंट्स अपने उस अंदाज से देखे जिनकी ब्रॉटअप उस अंदाज से हुआ था, जो कि हमारे बारे में बड़े सेल्फ प्रोटेक्टिंग और बड़े ही इस अंदाज की ओपिनियन रखते थे। तो कहने का मतलब भट्टी साहब को सिर्फ ये है कि भट्टी साहब, आज मैं जो हूं इसमें बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है कि मैंने जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या गेन किया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि मेरे साथ मेरी पेरेंट्स की पेरेंटिंग कैसे हुई है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि मुझे फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या मिले हैं। मिसाल के तौर पे, मैं अगर बॉर्न हुआ हूं और मेरे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की जो एक्टिविटी है वो नेचुरली हायर है, तो आई एम वेरी मच इन अ चीयरफुल मूड। और अगर नेचुरली मेरे राइट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बहुत हायर साइड पे है, तो आई एम इन अ मोर प्रोन टुवर्ड्स अ डिप्रेसिव और इन एंग्शियस मूड। सो किसका कसूर है? किसी का भी कसूर नहीं है। तो अगर लेट्स सपोज मेरे साथ कोई ऐसा ट्रॉमा बचपन में हो गया है या कोई अडल्ट एज में हो गया है, उसने मेरे बिलीफ्स ऐसे बना दिए, वैल्यूज चेंज कर दी, तो ये जो जनरेशनल एस्पेक्ट्स है ना, हमें अपने बड़ों को बेनिफिट ऑफ डाउट्स देना पड़ेगा। आज के ठीक 72 साल के बाद जब हमारे ऊपर एक चौथी जनरेशन होगी और बहुत एडवांस जनरेशन होगी, वो भी हमें इसी तरह जो है, हम भी उनको इसी तरह देख रहे होंगे। हमारी भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अगर हमारी साइकोलॉजी ऐसी नहीं है, हम भी उनके ऊपर जजमेंटल लेबल लगा रहे होंगे। तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट अपने बड़ों को देना पड़ेगा। और यही रीजन है उस्मान के और भट्टी साहब के, हमारा इस मामले में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने वालदैन का बहुत बड़ा दर्जा रखा हुआ है। सही, बहुत बड़ा ठीक है सर, दर्जा आपका है। पॉइंट आ गया जी। आपका पॉइंट आ गया और मेरा ख्याल है कि भट्टी साहब को भरपूर जवाब भी आपके उनके क्वेश्चन का मिल गया है। अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमने सारे सवालात को एंटरटेन करना है। अच्छा अलीशा पूछ रही हैं कि वो बहुत मायूस रहती हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि वो बहुत मायूस रहती हैं क्योंकि वो जब रोती हैं तो रोती रहती हैं और हंसती हैं तो हंसती रहती हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, वो क्यों इतना मायूस रहती हैं? अच्छा देखें, इस मामले में अलीशा से
वेरियस क्वेश्चंस जो हैं वो आस्क करने पड़ेंगे और कोचिंग सेशन डेफिनेटली इनके लिए एक रिक्वायर होता है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन किया और हम ऐसे फोरम पे हैं कि लेट्स सपोज हम इनसे ज्यादा क्वेश्चन अगर नहीं कर सकते तो इनका आंसर ये होता है कि क्राइंग जो है ना, ये क्राइंग इज वन ऑफ द कोपिंग मैकेनिज्म जो कि अक्सर पीपल अडॉप्ट करते हैं कैथारसिस का। हमारे यहाँ हमारा ब्रेन इतना डेलिकेट है, इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग मिरेकल ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला। वेल सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके पास हमारे ब्रेन की प्रिजर्वेशन के कोड्स हैं, उसने हमारी इंटेग्रिटी को इंश्योर करना होता है, और जैसे ही हमारे साथ कोई ऐसा सिनेरियो पेश आता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड फौरन उसकी रिकवरी में चला जाता है। तो क्राइंग जो है उसकी अक्सर कुछ लोगों को फायदा पहुंचता है और अक्सर लोग उससे ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। अगर रूमिनेशन जो है उन्हीं थॉट्स की रेपिटेशन माइंड में बार बार आती जाए तो वो ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो क्राइंग जो है वो अगर आपको फॉर द टाइम बीइंग फायदा दे रहा है देन इट इज अ कोपिंग मैकेनिज्म, इफ इट इज वर्किंग फॉर यू इट इज गुड। If it is disempowering you and further moving you in a disempowering state then it is not a good thing. So कोई भी ऐसी चीज जो कि मायूसी के एस्पेक्ट पर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें मायूसी हो किन वजूहात से रही है, इसका ताल्लुक मायूसी से है, हमें उस मायूसी के कॉज की जानिब जाना पड़ेगा। अब मायूसी के हर पर्सन टू पर्सन कॉज वेरी करेंगे, हम उन कॉजेज को जनरलाइज नहीं कर सकते। अब हो सकता है कि कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो जिस ट्रॉमा की वजह से जो उसके इम्प्रिंट्स हैं, जो न्यूरो केमिस्ट्री है वो चेंज हो चुकी हो, जो न्यूरो सर्किट्स हैं वो चेंज हो चुके हों, और उनकी वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। और भी उसमें बड़े रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कोई सैडनेस बड़ी प्रोलॉन्ग रही हो किसी भी वजूहात से, ठीक है। हो सकता है एंजाइटी बड़ी लॉन्ग रन पे रही है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बड़े लॉन्ग रन पे रहा है। ये सारी चीजें हमें डिप्रेशन की जानिब लेकर जा सकती हैं। वेल मैं इनको कुछ सजेशन देना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू इंप्रूव दीज थिंग्स। और कॉज तो हमें तभी पता चल सकता है जब हम लाइव हों। अब इनके लिए सजेशन ज्यादा जरूरी है। वेल मायूसी के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारा ब्रेन एक चीज परसीव कर रहा होता है, हमें अपने आप को उससे निकालना है। वो कौन सी चीजें हैं? हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो हर वक्त मेरे पे लोग थ्रेट्स ही हैं, मैं बाहर निकलूंगा मुझे लोग थ्रेट्स करेंगे, ये करेंगे फलां करेंगे। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ पिटी से बाहर निकालना पड़ेगा। हमें अपने आप को अपने लिए थोड़े से बड़े शॉर्ट लेवल के अवार्ड सेट करने पड़ेंगे। ऐसे अवार्ड्स जो कि जिससे मुझे लगे कि नहीं यार मैं तो कर सकता हूं ये, और मैं ये कर रहा हूं, देखो मैंने ये चीज अचीव की है। और उसमें जो है उनको छोटे छोटे लेवल के अवार्ड सेट करने चाहिए, छोटे छोटे लेवल के। तो छोटे छोटे लेवल पे अपने लिए टास्क असाइन करने चाहिए, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, बड़े लेवल का टास्क ना हो, क्योंकि अगर वो अचीव नहीं होगा तो फिर ज्यादा डिप्रेशन होगी। छोटे छोटे टास्क अपने लिए चूज करें, और छोटे टास्क के बाद वो क्या करें, अपने आप को वो उस थिंकिंग पैटर्न से निकलेंगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, हेल्पलेसनेस से आउट आएंगी। और अल्टीमेटली क्या होगा कि उससे उनका जो है वो थोड़ा सा सोशलाइजेशन करने का दिल करेगा। दूसरे नंबर पे जो भी इनके एसोसिएटेड लोग हों, अगर किसी के किड्स हैं, उनको इस चीज को थोड़ा सा देखना चाहिए कि सोशलाइजेशन की जानिब उन्हें लेकर आए। और जो हमारी कम्युनिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो एक बड़ी रॉन्ग चीज है, जो कि इस चीज को बड़ा ट्रिगर करती है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी मच सजेस्टिव एटीट्यूड। हर बंदा कहता है कि यार तुम डिप्रेस हो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये कर लो, फिर उसको 2-4 जाड़ें भी पड़ जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि अगला बंदा और डिप्रेस हो जाता है। ऐसे बंदे को एक ऐसे सपोर्ट की जरूरत है। तो इनको, जो मेरी सिस्टर ने ये क्वेश्चन किया, मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे 2 से 3 लाजमी अपनी लाइफ में लोग ढूंढें जो कि उनको कोई सजेशन नहीं देते, उनकी बात को सिर्फ सुनते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, और कोई सजेस्ट नहीं देते, एम्पैथिक एटीट्यूड रखते हैं, ऐसा देखें। और थर्ड वेरी स्ट्रेटजीज कि वो लो मेटाबॉलिक अराउजल, लो मेटाबॉलिक स्टेट से हाई अराउजल स्टेट की जानिब जाएं। हाई अराउजल स्टेट कैसे आएगी? थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, लाइट एक्सरसाइज आपकी मेटाबॉलिज्म को थोड़ा फास्ट करेगी, और अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि आपकी जो लोअर मेटाबॉलिक स्टेट है वो हायर मेटाबॉलिक स्टेट की जानिब चली जाएगी। और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडनेस की जानिब थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन्हें कि काइंडनेस की जानिब आए। हमारी जो न्यूरो साइंस है
वो काइंडनेस से हमारा एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम ऑक्सीटॉक्सिन कहते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन ठीक जो हो है गया। हार्मोन है, ये हार्मोन जो है बेसिकली हमें कोऑर्डिनेशन की जानिब लेकर जाता है, ट्रस्ट की जानिब लेकर जाता है, चीयरफुलनेस की जानिब, लव की जानिब लेकर जाता है। जब ये हमारी बॉडी में काइंडनेस की वजह से बढ़ेगा तो हमारा दिल करेगा कि हम सोशलाइज हों। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैं अपनी सिस्टर को सजेस्ट करूंगा कि वो लाजमी जो है वो करें, और प्रेयर्स को कोशिश करें कि वो लाजमी अडॉप्ट करें, क्योंकि प्रेयर्स में आप अपने कैथारसिस में होते हो। जब आप अल्लाह से अपने सारे दुखड़े सुनाते हैं हम, तो हम अपनी अपनी सारी की सारी जो चीजें हैं वो अल्लाह के सामने पेश करते हैं। उससे क्या होता है कि एक चीज हमारी अनअवेयरनेस से निकलकर हमारे ब्रेन की कॉन्शियस अवेयरनेस का हिस्सा बनती है। जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारे वो इमोशंस जो कि हमें पता नहीं होते वो भी दुआ में अल्लाह के सामने आते हैं, और वो हमारी अवेयरनेस का हिस्सा बनते हैं, और उससे हमारे जो है वो ठीक है, पॉजिटिव आउटकम है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमने सारे सवालात इंटरटेन करने हैं। तो जरा ब्रीफली एक्सप्लेन करिएगा कि नफ्सियाती मरीज बनाने में घर वालों का कितना कसूर होता है। शिजात साहब का बहुत ये ज्यादा क्वेश्चन है। कसूर होता है, बहुत ज्यादा कसूर होता है। आई डोंट हैव वर्ड्स, बिलीव मी उस्मान, वी हैव अ वेरी शॉर्टर टाइम। इस बात पे यकीन करें कि पूरा दिन भी बोलने के लिए कम है। बहुत ज्यादा कसूर है पेरेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ किड, अ वेरी स्मॉल इन्फेंट इज क्राइंग एंड मदर इज नॉट इन अ प्रॉपर स्टेट, और वो किसी डिप्रेशन में, कोई एंजाइटी, उसके साथ कुछ बुरा हुआ हुआ है, वो उस स्टेट में है, और उसने एकदम दूर से जो है वो उस किड को क्या किया कि फौरन जो है उस पे शाउट किया, या उस पे आके थप्पड़ रसीद कर दिया, या उसे कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर दी, तो हमारा किड जो है उसका भी सबकॉन्शियस माइंड एक अडल्ट से भी तेज होगा। और वो अच्छा। अडल्ट जो है वो क्या करेगा, वो जो किड है वो इसे परसीव करेगा कि मेरे साथ मैंने ये किया था तो ये वाकया पेश आया है। अब मैंने करना ये है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं करना। अब मैंने या करना है तो इस अंदाज में नहीं करना। उस बच्चे का ब्रेन उसे इन्फेंसी में या उसको अर्ली चाइल्डहुड में भी उसकी प्रोटेक्शन के लिए सिग्नल देगा, और वो उस तरह की फीलिंग्स को या तो सप्रेस करना शुरू कर देगा या फिर उसको अनएक्सप्रेसिव हो जाएगा, और वो थ्रू आउट दी अपनी चाइल्डहुड से अपने इवन बुढ़ापे तक अपनी फीलिंग्स को ना तो रिकॉग्नाइज कर पाएगा, ना इवन एक्सप्रेस कर पाएगा, ना फील कर पाएगा। तो उसकी वजह से होगा क्या, एक नंबर वन तो ये प्रॉब्लम होगी, एलेक्सीथेमिक सॉर्ट ऑफ पेशेंट्स वो बन सकते हैं जिन्हें फीलिंग्स का ही पता नहीं होता, और उससे अगले बंदे की उसे फीलिंग्स का पता ही नहीं होगा। जब उसे अपनी फीलिंग्स का नहीं पता तो उसे दूसरे की फीलिंग्स का क्या पता होगा। तो उससे क्या होगा कि जब वो किसी भी अपने रिलेशनशिप में जाएगा तो उसे एम्पैथी नहीं होगी, अगले पे क्या गुजर रहा है उसे कोई पता नहीं होगा क्या गुजर रहा है मेरे पे। तो उससे उसके रिलेशनशिप इंपैक्ट करेंगे, जब वो मैरिटल रिलेशनशिप में आएगा उसके वो रिलेशनशिप इंपैक्ट करेंगे। और उसके अलावा ठीक हो गया। वो बुलाइंग जो आपके किड्स बनते हैं, बुलाइंग क्रिमिनल्स जिन्हें किसी के दुख दर्द का एहसास ही नहीं होता, रैपिस्ट वगैरह, मोलेस्टर्स वगैरह, चाइल्ड अब्यूजर्स, ये सारे के सारे उस्मान इसका लिंक लैक ऑफ एम्पैथी के साथ है। और इसका जो ओरिजिन है वो बैड पेरेंटिंग और आपके और होने वाले आपके साथ जो अर्ली चाइल्डहुड के वाकयात हैं। तो इसलिए अगर आप अपने बिल्कुल सर। किड्स को और अपनी नेशन को प्रिजर्व करना चाहते हैं कि आपका बच्चा बुलाइंग ना बने, आपके बारे में जब आप बुढ़ापे में हो तो आपका ख्याल रखे, तो आपको बचपन में उसकी नीड्स का ख्याल रखना होगा, उसकी छोटी छोटी इमोशनल एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना होगा, ताकि वो क्रिमिनल्स सही। और इन एस्पेक्ट से अपनी नीड्स को पूरा ना करे। ठीक है सर, बहुत बेहतरीन आपने पॉइंट दिया है इस घर वालों की तरबियत के हवाले से, किस तरह वो मेंटल वेलबींग में जो है वो किरदार होता है उनका। अच्छा, इसके बाद हम उमैर साहब का क्वेश्चन ले लेते हैं और इसके साथ साथ मैं अपना क्वेश्चन भी ऐड कर देता हूँ। उमैर साहब पूछ रहे हैं कि पर्सनैलिटी ऑर्डर को थोड़ा सा इलैबोरेट कर दें और हम मेंटल वेलबींग को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं हम। और मेरा क्वेश्चन आपसे इसी से रिलेटेड है कि हम जहनी दबाव का अगर शिकार हैं तो उस पर किस तरह हम काबू पा सकते हैं। हाँ हाँ, दोनों क्वेश्चंस हैं। एक पहले उमैर के क्वेश्चन को एड्रेस कर लेते हैं, देन आई कम टू योर क्वेश्चन। उमैर का क्वेश्चन ये है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो बेशुमार तरह के हैं, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसा है जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या हमारी ऐसा कोई हमारा जो हमारे पूरे का पूरा वर्किंग मैकेनिज्म है ब्रेन का, हमारा कोई ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं है जो कि उसके साथ इंटैक्ट हुआ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइटी है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, कि जिसमें हमें हर वक्त लग रहा होता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने लगा है, कुछ बुरा होने लगा है।
इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं, उसमें मुझे ऐसा लगेगा कि यार मेरे साथ जो है ना, मैंने अगर हाथ ना धोए तो मुझे जम्स लग जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा। पैनिक डिसऑर्डर्स, हल्की सी किसी ने बात की और मैं बस्ट कर गया, और वो भी फियर है कि अगर मैं बस्ट ना किया तो ये बंदा मेरे ऊपर जो है वो मेरी सेल्फ एस्टीम को नुकसान देगा, बजाय इसके कि वो जो है वो नुकसान दे, मैं उसके ऊपर पहले ही अटैक कर देता हूँ। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में बेशुमार है। परफेक्शनिज्म है, परफेक्शनिज्म में मैं अपने आप के लिए हायर स्टैंडर्ड्स चूज कर लेता हूँ, और वो मैं उन हायर स्टैंडर्ड्स की वजह से मैं क्या करता हूँ कि मैं हर वक्त जो है वो रॉन्ग थिंकिंग की जानिब रहता हूँ। इस तरह के बेशुमार पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। हमें देखना ये पड़ेगा कि हमारे साथ कौन सा एसोसिएटेड है, हमें कौन सा इम्पैक्ट कर रहा है। तो जो इनका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का कि हमें उसे कैसे इंप्रूव करना चाहिए, वेरी मेंटल इंपॉर्टेंट। वेलबींग, और मेंटल वेलबींग के हवाले से हमें एक और क्वेश्चन भी आया है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये उमेर के जो पार्ट का दूसरा क्वेश्चन है, हमें ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में जानना चाहिए। माहौल को तो हम बहुत जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानना भी चाहिए, लेकिन क्या हम अपने बारे में जानते हैं? मेरे कौन से थॉट्स हैं, मेरे कौन से इमोशंस हैं, मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी अवेयरनेस में लाऊं, जर्नल्स राइटिंग करूं, लोगों के साथ एक्सप्रेस करूं, अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करूं सेपरेटली बैठ के। उससे मुझे पता चले कि मैं कौन हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं क्यों हूं, मैं क्यों आया हूं, कहां से आ गया हूं, मेरा वजूद क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरे मीनिंग्स क्या है। और उसके बाद जो है हमें अपना फिल्टर जो है वो बड़ा स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि मेरी जो इंफॉर्मेशन, जो 200 मिलियन इंफॉर्मेशन है, क्या वो ब्लाइंडली मेरे ब्रेन का हिस्सा बनी जा रही है, या मैं अपने फिल्टर को कोई अपनी जानिब से डायरेक्शन दे रहा हूं कि तुमने मुझे इस 200 मिलियन इंफॉर्मेशन में से ये चूज करके देनी है, और वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और और इसके साथ क्या मेरा जो कॉन्शियस ब्रेन है और मेरा जो अनकॉन्शियस ब्रेन है, उसमें आपस में अलाइनमेंट कितनी है, मेरे इमोशनल ब्रेन में और मेरे थिंकिंग ब्रेन में आपस में अलाइनमेंट कितनी है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जब कोलैबोरेटली वर्क करेंगी तो मेरी मेंटल या साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है ठीक है, वो इंटैक्ट हो जाएगी। सही, ठीक है। अच्छा, अहमद रजा साहब पूछ रहे हैं कि हमारे एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और हम इस पर किस तरह काबू पा सकते हैं? वेल, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल्स जो हैं, वजूहात इसकी यही हैं कि आजकल के जो दौर में जिस जनरेशन में वाई जनरेशन ने अपना ब्रॉटअप किया है, और उस ब्रॉटअप पे जो सोशलाइजेशन का दौर था वो, और उसका जो मोड था, वो टोटली चेंज हुआ है। इसमें अगर मैं और आप या कोई भी इंसान अगर इस दौर में ब्रॉटअप करेगा तो अल्टीमेटली वो इसी तरह की सोशलाइजेशन को अडॉप्ट करेगा। मेरा ताल्लुक एक्स जनरेशन से है, और मुझे जो है वो मेरा सोशलाइजेशन का दौर पहले कुछ और रहा है, लेकिन आज मैं जो इन टाइड्स ने मुझे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आज मेरा भी मोड वही है जो कि वाई जनरेशन का है, और मैं भी इसी तरह सही, सोशलाइज कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे। आज हम इसी सोशल मीडिया के ठीक, मोड पे बैठे मोबाइल से इंटरेक्ट है। तो कहने का मतलब सही। ये है कि ये हमारा जो सारा ब्रॉटअप होता है, जिस जिस दौर में हम पैदा हो रहे होते हैं, उस टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, लोगों के सोशलाइजेशन के मोड, ये सारी चीजें हमें ट्रिगर करती हैं। अब इसमें आप मोबाइल के यूज को खत्म तो नहीं कर सकते, इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हाँ, इसे आप बेहतर जरूर बनाएं। इसमें आप, जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मैंने कुरान पाक की तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह इसी मोबाइल से जो है वो सारी यूटिलाइज की है। कुरान पाक की मैंने बेहतरीन। बेशुमार किताबें इसी मोबाइल से पढ़ी हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, इसका पॉजिटिव यूज आप जितना बनाएंगे, वो आप इसको जो है वो फायदेमंद कर सकते हैं। ठीक है सर। साद अनवर साहब से मैं कहूंगा कि आप ये शो थोड़ा सा बैक करके जरूर देखिएगा। हम भी उमर साहब मेंटल वेलबींग के हवाले से ही बात कर रहे थे, तो आपको इंशाल्लाह जरूर जवाब जो है वो मिल जाएगा। अच्छा उमर साहब, वक्त की कमी की वजह से हमें सेशन जो है वो अब इख्तिताम की तरफ लेके जाना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि हमारे जहन में, हमारे दिमाग में वो ऐसे कौन से पहलू हैं जो हमें सक्सेस से रोकते हैं? वेल, ऐसे पहलू को अगर हम देखें तो इसमें हमें अगेन कैटेगराइज करना पड़ेगा कि हमारे पहलू में ब्लॉकिंग एस्पेक्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि ब्लॉकेज कहां पर पड़ी है। वो हमें पर्सन कोचिंग इंटरेक्शंस में देखना पड़ेगा कि इस पर्सन की एनर्जी को क्या चीज हिंडर कर रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट सजेशन मेरी सबको यही है, जो बहुत सीधा सीधा पॉइंट्स हैं जो कि हमारे ब्रेन की वर्किंग मैकेनिज्म के साथ अलाइंड है। मेरी सजेशन इस प्रोग्राम के एंड पे सबको यही है कि सबसे पहले तो हमारे साथ अगर कुछ भी बुरा होता है, या हम लाइफ में कुछ फेलियर से गुजरे हैं, या जो हम अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो उनका जिम्मेदार हालात को ठहराना छोड़ दें।
सबसे सही। इंपॉर्टेंट। उस सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस में ये जान लें कि इसमें लर्निंग क्या थी, इसमें मेरी अपनी कंट्रीब्यूशन क्या थी। इंसान इतना लिमिटलेस नहीं है कि वो हालात का ही मोहताज रहे। उसकी जो चाबियां हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने इंसान के उसके हालात के इख्तियार में नहीं दी। इंसान की तख्लीक जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग चीज है, तो एक मिरेकल है, और इंसान बहुत बियॉन्ड द लिमिट चीज है। तो अपने आप को थोड़ा सा जाने, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को कबूल करें कि मेरे ऊपर जो एस्पेक्ट्स आए हैं इसमें मेरी कितनी कंट्रीब्यूशन है। बेशुमार आपके ऊपर ऐसे हालात आ सकते हैं जिनमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आपकी तरफ से कोई ऐसी बीमारी आ गई जिसमें आपने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। मिसाल के तौर पे डायबिटीज होगी, हाइपरटेंशन होगी, इसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं। हार्ट डिजीजेज में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। नंबर ऑफ द डिजीजेज वेयर वही कंट्रीब्यूट, साइकोलॉजिकल इलनेस में वही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिसमें आपका कोई कसूर नहीं था, बाहर गए आपको कोविड लग गया, या आपने बाहर चले किसी मजबूरन से जाना पड़ गया, या आपके किसी घर वाले को हो गया तो आपको भी लग गया, इसमें आपका क्या कसूर है? अल्लाह की तरफ से एक बीमारी आ गई। ऐसे सारे के सारे हालात जिसमें आपका कसूर नहीं है, हमें फिल्टर आउट करने पड़ेंगे कि क्या इसमें मेरा कसूर है या ये मेरे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आए हैं। अगर उसमें मेरा कसूर नहीं है तो वो आपके लिए एक ट्रेनिंग कोर्स है, वो आपको किसी आने वाले टाइम के लिए, एक बहुत बड़े मरहले के लिए खुदा की जात आपको तैयार कर रही है, और आपसे कोई काम लेना है खुदा ने उस एस्पेक्ट से, उसको कबूल कीजिए। हमें सही। खुदा के बंदों में जो सबसे अच्छी चीज नजर आती है वो यही होती है कि उनका खुदा की कुदरत पे, खुदा के फैसलों पे उनका बड़ा कामिल ईमान होता है। इसी वजह से ना उनके ऊपर कोई खौफ होता है, ना उनके ऊपर कोई गम होता है। वो सरेंडर करते हैं उन लम्हात में जहां पे ठीक उनका है। कोई कसूर, लेकिन जहां पे कसूर है वहां पे एक्सेप्ट करें। और दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि अपने सोशल प्रेशर से और अपनी इन सारी ऑब्सेशन से निकलकर बाहर आएं और खुद को ज्यादा से ज्यादा जानें। और थर्ड ठीक नंबर है। पे वो परसू करने की कोशिश करें जिसे आप चाहते हैं, जो आपको पसंद है। और इन एस्पेक्ट से जब आप इन चीजों की जानिब जाएंगे और अपने बारे में पॉजिटिव ओपिनियन रखें, और जब हमारी ओपिनियन बड़ी पॉजिटिव होगी अपने बारे में, हमारा यूनिवर्सल लॉज के साथ अलाइनमेंट होगा, तो हमें क्या होगा, हम उस एस्पेक्ट से जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे जाएंगे। जब हमारे यूनिवर्सल लॉज से अलाइनमेंट नहीं होता तो हम जो है वो अपने ऊपर जहनी दबाव का शिकार करते हैं। आजकल की वाई जनरेशन की जो जनरेशन है ये शॉर्टकट्स का शिकार ज्यादा है, यूनिवर्सल लॉज से दूर है। हमें ज्यादा जल्दी फेम चाहिए, हमें लोगों की अटेंशन चाहिए, हमें वेल्थ जल्दी चाहिए। हम मेहनत जो कि इस यूनिवर्सल का फंडामेंटल प्रिंसिपल है उससे थोड़ा दूर हो रहे हैं। हमें चीज को आहिस्ता 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 अपने पर्पसेस को, गोल्स को जानकर, अपनी एनर्जी को उनके ऊपर मरकूज कर कर, वेट कर कर उससे जो है वो हमें जानना होगा। लाइफ के अंदर कुछ भी जल्दी नहीं होता। We took 9 months to be just a simple units, and then we come into this life. खुदा की जात तो इस चीज पे भी कादिर है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यकूल लहू कुन फयकून, कि वो तो ऐसी जात है कि आज वो कह दे कुन हो जा तो वो हो जाए। वो एक जर्रा कहती है और हमारा जो जाइगोट है वो एक पल में जो है वो अडल्ट की फॉर्म में बाहर आ जाता। क्यों ह्यूमन जो है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आया? बेशक। Because बेशक। this pattern is a weight in the universe, a slow and steady process. So we need to be a patience. Patience is a fundamental principle existing in this universe. So हमें अपने आप को इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल के साथ अलाइन करना पड़ेगा। तो अगर हम होंगे तो हम जो है वो अल्टीमेटली बेहतरी की जानिब जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है अपनी लाइफ से, हमारा एक ओवरऑल व्यू क्या है अपनी लाइफ के बारे में। क्या मैं कोई ऐसी ग्रैंडियोसिटी व्यू लेकर तो नहीं इस दुनिया में फिर रहा कि मिसाल के तौर पे जिंदगी तो एक चिल मारने की चीज है, जिंदगी में सब कुछ चिल होने लगा है, ये होगा वो होगा। तो इसमें आपका क्रिएटर आपको क्या कह रहा है? लक़द खलक़नल इंसान ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, कि आपकी जो तख्लीक की गई है खुदा की जानिब से, वो की गई है कि हमने इंसान को एक मुशक्कत में पैदा किया। अब आपके ऊपर हालात आ सकते हैं, सही आएंगे या नहीं आएंगे, तो हमें एक अपने लाइफ के बारे में पॉजिटिव और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी होंगी। मुश्किल ठीक है आएगी सर। तो देखना पड़ेगा फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन, कि हर मुश्किल के बाद आसानी भी है।
हमें अपना माइंड सेट ऑप्टिमिस्टिक रखना पड़ेगा, और हम अपने आप को अगर ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ मूव करवाएंगे तो अल्टीमेटली हम अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे, हमारे अंदर होप्स जन्म लेंगी। और अगर हम इसके ऑपोजिट जाएंगे, हम थ्रेट्स को देखेंगे, अपने आप को सैबोटेज कर देंगे। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ऑडियंस ने, जिन्होंने हमें हमारे साथ इंटरेक्ट किया, उनके सवालों के जवाब मिल गए, और जिन सवालों में एंटरटेन नहीं कर सके वो ये शो रिकॉर्ड होके अपलोड हो जाएगा, आप इसको जरूर देखें। उम्मीद है कि आपको उसी से जवाब मिल जाएगा आपका। इसके अलावा हम उमर साहब से कोशिश करेंगे दोबारा जल्द से जल्द एक सेशन करें, ताकि जिन सवालों को हम एंटरटेन नहीं कर सके वो हम करें। और मिलते हैं, स्टे ट्यून टू इल्मी सिटी, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। उमर साहब, आपका एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच उस्मान, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इस प्लेटफॉर्म से मैंने जो अपने वर्ड्स थे जो मैं बड़े अरसे से कहना चाहता था, और वो आपकी जानिब से मैं मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचा पाया। और हम कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में हम इसे जितना स्पेसिफिक बना सकें। आज का जो टॉपिक था बहुत ज़्यादा जो है वो एक ब्रॉडर टॉपिक था, इसके लिए टाइम लिमिट ज़ाहिर है हमें फेस करनी पड़ी। नेक्स्ट सेशन में हम इतना इसको कोशिश इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे कि टू द पॉइंट हो और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को हिट कर रहा हो, और हम उस हवाले से ज्यादा जो है वो क्वेश्चंस को बिल्कुल एंटरटेन कर सके। ठीक सर, इंशाल्लाह हम जरूर एक नेक्स्ट सेशन करेंगे आपके साथ। तब तक मैं ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इल्मी सिटी के साथ जुड़िए रहिए, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, आप सब अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।